Good morning class. Today's topic is imperfect and monopolistic competition price determination. Means imperfect बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं monopolistic competition. इसमें किस तरह से हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो आपका मोनोपोलिस्टिक आपका कंपटीशन है वो कंडीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंडीशन जनरली वो कंडीशन है जिसमें जो कंपटीशन है वो पूरी तरह से नहीं होता है। मीन्स जैसा हम मानते हैं ना कि टोटली मोनोपोली की कंडीशन है या टोटली फुल कंपटीशन की कंडीशन है, तो जनरली जब हम नॉर्मल लाइफ में इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो जनरली ये दोनों चीज़ें हमको कभी भी नहीं मिलती। मीन्स मार्केट में हमको टोटली फुल कंपटीशन मिले ऐसा भी नहीं हो सकता, प्लस किसी तरह की कंडीशन में टोटली मोनोपोली है उस कंडीशन को भी हम कभी भी एक्चुअल मार्केट में नहीं देखते हैं। हमेशा कंडीशन कैसा होता है, जो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीडियम में सारी कंडीशन होती हैं। तो इसी मीडियम कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मीन्स मोनोपोलिस्टिक है बट फिर भी इसमें क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। अब इसमें कंपटीशन क्यों रहता है, क्योंकि जब हम कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो भले एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, अकेला रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा कंटिन्यूएशन में जो दूसरे आपके मार्केट में क्या करेंगे, दूसरे कॉम्पिटिटर आपके आने लगेंगे। वो सेम वैसा ही प्रोडक्ट बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहेगा या फिर उसका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, जिसके थ्रू वो भी क्या करने लगेंगे, मार्केट में अपना कैप्चर करने लगेंगे। तो इस कंडीशन के कारण जो टोटली मोनोपोली वाली कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपके कुछ कॉसेस दिए हुए हैं जिसके कारण आप क्या करते हैं, टोटली कंफर्म होता है कि जो मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन है वो क्यों, उसके कॉसेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है स्मॉल नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर्स। जो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें मेन क्या कंडीशन रहती है, जो परचेसर हैं और सेलर हैं वो नंबर में क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहता है वो इफ़ेक्ट करता है। सेकंड क्या होता है, जो इग्नोरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मीन्स जो उनका नॉलेज रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है, और उसका फ़ायदा क्या होता है, मार्केट को मिलता है। मीन्स मार्केट में वही प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग प्राइस में बिकता है, और जो कंपटीशन है वो टोटली क्या रहता है, जैसा मोनोपोली में होना चाहिए या फुल कंपटीशन में होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। मीन्स प्रोडक्ट वही है, सेम है, लेकिन लोगों को उसका नॉलेज है क्या, नहीं है, तो वो अलग अलग प्राइस में एक ही तरह के प्रोडक्ट को लगभग क्या करते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कैसा रहता है, हाई रहता है, तो ये भी एक इसका इफ़ेक्ट है जिसके कारण क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन आ जाती है। प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशन मीन्स जो डिफरेंस रहता है प्रोडक्ट में वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है, और लगभग मिलते जुलते कीमत में वो क्या रहता है, मार्केट में बिकते जाता है। इसलिए भी क्या होता है, जो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसकी कंडीशन अराइज होती है। फिर लेज़ीनेस ऑफ बायर, जो बायर होते हैं वो लेज़ी होते हैं। मीन्स उनको अगर ज़्यादा कीमत में भी कोई प्रोडक्ट मिलता है तो सिर्फ इसलिए ख़रीद लेते हैं कि उनको पर्टिकुलर सस्ती जगह तक जाना है, कम में जो टाइम वेस्ट होता है या और भी दूसरे जो रीज़न है उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, इसके रीज़न हैं। तो यही सब आप कह सकते हैं कॉसेस या फिर इसके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, जिसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं पे भी जो मार्केट रहता है वो टोटली ना तो मोनोपोली होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, फुल कंपटीशन होता है। टोटली जो मार्केट होता है वो कैसा रहता है, वहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन रहता है। अब टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मीन्स जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो कितने टाइप के होते हैं। पहला जो मेन टाइप है वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकंड होता है डिओपॉलिटिकल, और थर्ड होता है आपका ओलिगोपोली
कंडीशन मीन्स अलग अलग कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट में किस तरह से टिके रहना है उसके लिए प्रॉपर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जनरली हम अच्छे से समझ गए हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है टोटली एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मींस जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें हमारी मोनोपोली रहती है। मींस मैं अगर जो भी प्रोडक्ट बेचूं उसमें कंडीशन मेरी क्या रहेगी, मोनोपोली। क्योंकि मैं जैसा प्रोडक्ट बनाती हूँ सेम वैसा दूसरी कंपनी वैसा ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, या मेरा ब्रांड जितना फेमस है सामने वाली कंपनी का ब्रांड उतना फेमस नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट के कारण थोड़ा मोनोपोलिस्टिक कंडीशन क्या रहता है, बना रहता है। और इसके बाद भी अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो आसानी से क्या होते हैं, मार्केट में बिकते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप वॉचेस का ले सकते हैं। वॉचेस में आपके अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फास्ट ट्रैक आता है, टाइटन आता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वॉच ख़रीदना चाहें। सारी वॉचेस एक ही जैसी हैं लेकिन फिर भी इनमें क्या है, डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का के कारण क्या होता है, इनका रेट क्या होता है, टोटली अलग अलग होता है। तो ये कंडीशन किस लिए है, उनकी ब्रांड इमेज के कारण ये सारे प्रोडक्ट टोटली क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। हम इनको एक ही कंडीशन में एक जैसे सारी सिचुएशन में सब हैं ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंडीशन होती है, लेकिन टोटली मोनोपोलिस्टिक वाली कंडीशन नहीं होती है। इसमें आपस में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है और प्रोडक्ट इसमें एक दूसरे को टोटली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो होते हैं। मीन्स जो मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में जनरली क्या होती है, नंबर ऑफ जो सेलर है वो क्या होते हैं, कम होते हैं या एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेलर लार्ज नंबर में होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोडक्ट है टोटली एक दूसरे को रिप्लेस करता है, सेम एज इट इज़ एक जैसा प्रोडक्ट ये लोग नहीं बनाते। दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हैं, रिप्लेस करते हैं, टोटली एक दूसरे के जैसा नहीं बनाते हैं। फ्री एंट्री ऑफ फर्म, इसमें फ़र्म की जो एंट्री रहती है वो आसानी से हो जाती है। कंपटीशन रहता है लेकिन इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं रहता है जैसे कि मोनोपोली में बताया जाता है कि आप मार्केट कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे आसानी से मार्केट क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट, इसमें एक नई चीज़ आ जाती है, आपका सेलिंग कॉस्ट अलग से क्या होता है, ऐड होता है। मीन्स आप अभी तक क्या करते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बस होता था, अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं। क्यों सेलिंग जो कॉस्ट है उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो हमारे साथ क्या है, मोनोपोली की तो कंडीशन है नहीं, यहाँ पे हमारे साथ क्या है, कुछ कॉम्पिटिटर हैं, उनको हमको फेस करना है, उनसे हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेलिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए या आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, जिससे कि कंटिन्यूशन में लोग आपके प्रोडक्ट को समझे, जाने और उसको कंटिन्यूशन में क्या करें, परचेस करें। तो इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ एक नया खर्चा आ जाता है, सेलिंग कॉस्ट का। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में जनरली क्या होता है, रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, प्रोसेस जो बनने का होता है वो खर्चा होता है, प्लस पैकिंग का खर्चा होता है, प्लस गोडाउन का खर्चा होता है, प्लस उसको दूसरे मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। ये सारे किस में आते हैं, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। और उसके बाद जब ऐड वगैरह में आप पैसे खर्चे करते हो पर्टिकुलर अपने ब्रांड इमेज को बनाने के लिए, तो उसको हम किस में अलग से कॉस्ट में ऐड करते हैं, सेलिंग कॉस्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ईच फर्म इज़ मोनोपोलिस्टिक फॉर इट्स प्रोडक्ट। मीन्स
जैसे मैंने पहले बताया कि मोनोपोली की टोटल कंडीशन नहीं है, कंपटीशन है, लेकिन एक प्रोडक्ट अपने आप में टोटली क्या है, मोनोपोली की कंडीशन में है। मीन्स उसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता है, मीन्स उसका रिप्लेसमेंट है लेकिन सेम एज इट इज़ वही प्रोडक्ट नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी टाइटन वॉच और फास्ट ट्रैक के वॉचेस के बारे में बताया, और एग्ज़ाम्पल हैं इसके एटलस की साइकिल्स। आप अलग अलग तरह के सोप खरीदते हैं, ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये सारे क्या हैं, टोटली अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग इनकी इमेज है, अलग अलग इनके ब्रांड का लेवल है, और उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो अपने आप में इनमें मोनोपोली की कंडीशन है, लेकिन फुल मोनोपोली की कंडीशन पूरे इंडस्ट्री में है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स की चॉइस, ये भी एक डिपेंड करती है कि कितना मोनोपोली रहेगा, कितना मोनोपोली नहीं रहेगा, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और प्लस कंपटीशन और मोनोपोली दोनों कंडीशन एक साथ यहाँ पे क्या होती हैं, अप्लाई होती है। मीन्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि टोटल मोनोपोली की कंडीशन है, और ना ही हम कह सकते हैं फुल कंपटीशन की कंडीशन है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर उसके बाद ग्रुप इक्विलिब्रियम, ये क्या करता है, टोटली जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, और इसके कारण जो है आपका क्या जनरेट होता है, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जनरेट होता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन में कई बार किसका सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल उसका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर कोई रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को मार्केट में एडजस्ट करते हो, किस तरह सारी कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते हो, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला से आपका क्लियर है, ये फार्मूला आपका दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमको टोटल इनकम क्या होनी चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया एक्स्ट्रा आपका क्या जुड़ गया, सेलिंग एक्सपेंस जुड़ गया। तो जो टोटल आपका प्राइस है इनटू प्रोडक्शन है, उसमें से आप माइनस क्या करोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करोगे, प्लस क्या माइनस करोगे, प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे। उसके बाद जो आपकी इनकम होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, नेट इनकम कहते हैं। जनरली इस कंडीशन में क्या होता है, MR इज इक्वल टू क्या होता है, MC होता है। मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंटिन्यूशन में एनालिसिस करते हैं कि जो कंडीशन है वो हमारे लिए कितनी सपोर्टिव है और इसका हम कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टोटली जो आपका कंडीशन है आपकी फर्म का, कि मोनोपोलिस्टिक में है कि फुल कंपटीशन में है कि दोनों के बीच में है, और उसके अकॉर्डिंग भी आप किस तरह कंपटीशन फेस करते हो, हर एक चीज़ का टोटली आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का प्राइस टोटली वहाँ पे वहीं पे वहाँ मीन्स उस कंडीशन को करेंगे जहाँ पे MR किसके इज़ इक्वल हो, MC के इज़ इक्वल हो। तो इस तरह जो भी कंडीशन है उसका टोटल हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और कंडीशन को समझ सकते हैं कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी फीचर्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे। अब जो प्राइस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें भी जो प्राइसिंग की कंडीशन रहती है या जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है आपका शॉर्ट टर्म, और सेकेंड कंडीशन होती है लॉन्ग टर्म मार्केट की कंडीशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट टर्म में क्या कंडीशन होती है प्राइस डिटर्मिनेशन की। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन की कंडीशन होती है उसको हम जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं उनको 3 स्टेज में करते हैं।
ये 3 स्टेज होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड होता है लॉस। जैसा कि आप ये ग्राफ में आसानी से समझ सकते हैं। मीन्स जब आपको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में क्या है, ये वाली कंडीशन, यानी मीन्स आपको क्या हो रहा है, टोटल जो कॉस्ट है उसके बाद भी जो आपका एवरेज कॉस्ट है उस लाइन तक पहुंचने में जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहा है। सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसमें कंटिन्यूशन में आप बने रह सकते हो और कंटिन्यूशन में का कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कम करके प्रॉफिट कंटिन्यूशन में नॉर्मल वे पे अर्न कर सकते हो। और थर्ड कंडीशन किसको प्रेजेंट करती है, आपकी लॉस की कंडीशन को प्रेजेंट करती है। मींस यहाँ पे कॉस्ट किसको, सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को, और पी किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका जो आपका जो लेवल है प्राइस का उसको प्रेजेंट कर रहा है। मींस जो प्राइस है उससे कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको टोटली क्या होगा, लॉस होगा। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम उस एरिया को आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सी कंडीशन पे फोकस करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब तक बने रहना है, कब तक कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, कब कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रहा है, और कब कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि हमको उससे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कंटिन्यूएशन में हम एनालिसिस करते हैं। और इसमें हमारा सपोर्ट कौन करता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट है उसके थ्रू, और जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है, इसके थ्रू हम टोटली एनालिसिस करते हैं कि जो कंडीशन है वो हमारे लिए कितनी सपोर्टिव है और इसका क्या बेनिफिट हमको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म ड्यूरिंग पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम। मीन्स लॉन्ग टर्म में क्या कंडीशन होती है। लॉन्ग टर्म में जनरली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है, ना ही लॉस की कंडीशन होती है। एक लॉन्ग पीरियड में आपको कंटिन्यूशन में क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते जाता है। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप ग्राफ क्रिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंडीशन टी मिलेगा। ठीक है, टी की कंडीशन मीन्स जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो आपका लॉन्ग पीरियड का कॉस्ट है और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने लॉन्ग पीरियड में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने रहेंगे और एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते रहेंगे, गेन करते रहेंगे। तो ये जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो आपका एवरेज कॉस्ट है उसको और एवरेज रेवेन्यू है उसको। जब ये दोनों कंडीशन जितने लंबे समय तक इक्वल बनी रहती है आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते रहता है, गेन होते रहता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूशन में आपको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होता है और ना ही इसमें किसी तरह का आपको लॉस भी होता है। तो इस कंडीशन को टोटली हम क्या कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म की कंडीशन है वो हमको क्या क्रिएट करती है, जहाँ पे जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो किसके बराबर होता है, एवरेज इनकम के मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के लेवल के बराबर होता है। मीन्स ये दोनों अपने एक दूसरे को उस कंडीशन में कट करती हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, पी पॉइंट मिलता है। और इस पी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी होगी और क्या उसका प्राइस होगा, कि किस प्राइस में हम प्रोडक्ट को बेचें और कितनी क्वांटिटी मार्केट के लिए क्रिएट करें कि कंटिन्यूएशन में हम क्या करें, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने रहें और एक जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको गेन करते रहें। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर जो आपकी फर्म है उसका बैलेंस क्रिएट
कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपका टेबल में दिया है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या कंडीशन रहती है, मोनोपोलिस्टिक में क्या कंडीशन रहती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या कंडीशन रहती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रहता है, MR इज इक्वल टू क्या रहता है, MC मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल रहता है, मार्जिनल कॉस्ट के। और जो एवरेज रेवेन्यू है या आप कह सकते हैं प्राइस है, वो किसके इक्वल होता है, एवरेज कॉस्ट के। और एवरेज रेवेन्यू हमेशा बड़ा किससे होता है, मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा होता है। तो अगर ये तीनों सिचुएशन है, मीन्स आप किस कंडीशन में हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैं और आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मोनोपोली क्रिएट करके कंटिन्यूएशन में मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और जो भी अपनी कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको मार्केट में कंटिन्यूएशन में बना रहना है और टोटली मोनोपोली की कंडीशन हमको कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा मोनोपोली की कंडीशन है, लेकिन मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उसी तरह का मिलता जुलता प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बनाते हैं, वो टोटली आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है। तो कंटिन्यूएशन में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस तरह कंपटीशन को फेस करना है, कॉस्ट को किस तरह से कम करना है और प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है और जो भी आपके एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसको किस तरह से सही तरीके से प्रेजेंट करना है और जो भी आपके रिसोर्सेस है उसका किस तरह से फुल यूटिलाइजेशन करना है। टोटली ये सारी चीज़ें ही डिपेंड करती हैं कि आप एक कंपटीशन में कितने लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूएशन में बने रहेंगे और इसका किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकेंगे। क्योंकि कंपटीशन में टिके रहना और अपनी कंडीशन को मोनोपोली की कंडीशन बनाए रखना जिससे कि आपका मार्केट क्या होता रहे, कंटिन्यूएशन में कहना चाहिए एक लेवल में चलता रहे और आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट कंटिन्यूएशन में होता रहे। क्योंकि हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए। अभी करना है, तुरंत कुछ समय बाद बंद कर देना है, इस कंडीशन के लिए कभी भी कोई अपना बिज़नेस स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं करता है। तो इस कंडीशन को प्रॉपर एनालिसिस करना और एनालिसिस करना कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। अब नेक्स्ट है, सेकंड है आपका ग्रुप इक्विलिब्रियम। ग्रुप इक्विलिब्रियम मीन्स जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कंडीशन है उसमें पर्टिकुलर फर्म की कंडीशन का हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं ढूंढते। इसमें हम क्या करते हैं, टोटली जो ग्रुप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने इंडस्ट्री हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन का एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको डिसाइड करने में हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मीन्स जैसा कि यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी रहती है और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट की में वेरिएशन है और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसका एनालिसिस आप आसानी से कर सकते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका कहना चाहिए डिमांड की कंडीशन है और जो आपका कॉस्ट का कंडीशन है वो दोनों में आप किस तरह से बैलेंस बना के आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ दिया है, इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ग्रुप इक्विलिब्रियम की कंडीशन किस तरीके की होगी। अब इसमें जो कंडीशन है उसमें क्या है, जो आपका पिक्चर है उसमें क्या दिखा रहा है, पहला तो आपका डी कैपिटल डी में जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को, और सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका कॉस्ट कर्व को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करते हैं और इसमें कंपटीशन की कंडीशन कंटिन्यूएशन में क्या रहेगी, तब तक लोग इसमें कंपटीशन में आते रहेंगे जब तक जो डिमांड है, आपकी डिमांड अभी कहाँ पे है, डी से। अब ये डी से जब तक स्मॉल डी तक नहीं आ जाती तब तक लोग इसमें क्या करते रहेंगे, कंपटीशन में घुसते रहेंगे। तो इसके कारण आपका कंटिन्यूएशन में जो रेट है वो क्या होता जाएगा,
प्रोडक्ट का गिरता जाएगा, रेट भी गिरता जाएगा, डिमांड भी कम होती जाएगी, प्लस उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट का कंडीशन है वो भी क्या होगा, इफ़ेक्टेड होगा। तो इस कंडीशन के लिए जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कि सेलिंग कॉस्ट क्या है। सेलिंग कॉस्ट जनरली वो कंडीशन है जिसके थ्रू जो कस्टमर है उनको क्या करना, अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अब इसके लिए आप सबसे जो इजी वे है वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट आप किस में दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमास और जो होर्डिंग वगैरह लगी रहती हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, शोरूम के थ्रू कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर के थ्रू घर डोर टू डोर जाके आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, या किसी भी तरह का एग्जीबिशन या फेयर, इस तरह की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टोटली अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। इसमें भी जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इन्फॉर्मेटिव और दूसरी होती है कॉम्पिटिटिव। इन्फॉर्मेटिव मीन्स हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है पर्टिकुलर सिर्फ क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना और बताना कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, रेट क्या है, उसका यूज़ क्या है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देना जिससे कि कस्टमर पर्टिकुलर समझ सके कि एक्चुअल में आप किस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव कंडीशन के लिए। कॉम्पिटिटिव कंडीशन के लिए जो कंडीशन है उसमें हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर कंपटीशन को फेस करने के लिए ही ऐड करवाते हैं, और ये ऐड को इस तरह से करवाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ ना करें। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है एडवर्टाइजमेंट की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में कंटिन्यूएशन में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, मींस दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट में जनरली क्या आता है, जो रॉ मटेरियल रहता है उसको परचेस करना, जो भी प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट को बनाने का, गोडाउन का, आपका व्हीकल से रिलेटेड जितना या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो खर्चा है ये सब किस में आता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में। इसके अलावा जो हम खर्चा करते हैं प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी पहचान बनाने के लिए, अपनी ब्रांड इमेज को बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मार्केटिंग, और आपका इसमें आता है एडवर्टाइजिंग जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, खर्चे करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराते हैं। तो इस तरह की कंडीशन किसकी होती है, आपकी सेलिंग कॉस्ट की होती है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है उसका प्रोडक्ट के सेल से कोई रिलेशन नहीं होता। मीन्स अगर आप प्रोडक्शन पे खर्चा करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर जैसी डिमांड होगी वैसा ही बिकेगा, उसके डिमांड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेलिंग एक्सपेंस करते हो, मीन्स अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कंटिन्यूशन में क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो मेन जो सेलिंग एक्सपेंस है उसका बेनिफिट हमको कहाँ पे मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जैसे कि आपको यहाँ ग्राफ से क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग जो डी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है ये प्रेजेंट कर रहा है कि पहले की कंडीशन क्या थी और अभी की कंडीशन क्या है। मीन्स बिफोर एडवर्टाइजमेंट और आफ्टर एडवर्टाइजमेंट जो कंडीशन है उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं और किस तरह उसका बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कॉस्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। सेलिंग कॉस्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की कंडीशन को प्रॉपर सही तरीके से बनाए रखना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें और जो रिज़ल्ट है वो हमको इस तरह से मिले कि हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर सकें, अपने ब्रांड को फेमस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या कर सकें, कैप्चर
कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका जो मेन कंडीशन है वो कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मींस परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या फ़र्क है। पहला तो है आपका नंबर ऑफ़ फर्म। नंबर ऑफ़ फर्म में मेन आपका आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ़ फर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ़ फर्म क्या होते हैं, कम होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फुल कंपटीशन में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्लेक्सिबल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। जबकि जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यानी जो कंडीशन है मार्केट की वो क्या होती है, टोटली जो मोनोपोलिस्टिक है उसके कंट्रोल में नहीं होती है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट की, जबकि जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये भी इनका डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होती है कि जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग फुल कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट लगभग एक जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है, सिर्फ फर्म या कंपनियां अलग होती है। जबकि आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होते हैं कि प्रोडक्ट सेम नहीं होते, लेकिन पहला प्रोडक्ट दूसरे को आसानी से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। सेलिंग कॉस्ट जो फुल कंपटीशन में होता है उसमें अलग से आपको सेलिंग कॉस्ट ऐड नहीं करना पड़ता है, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है उसमें आपको अलग से सेलिंग कॉस्ट ऐड करना पड़ता है। उसी पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट कितना मार्केट में बिकेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस। मींस जो प्रोडक्शन का प्राइस है या उसका वॉल्यूम है वो किस तरीके का होगा। जैसे कि इस ग्राफ से क्लियर है कि क्या करते हैं, जो एक क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्या प्राइस होगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्राइस डिसाइड कर दिया गया है, डी प्राइस डिसाइड कर दिया गया है। डी प्राइस में एम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट टी मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को कंटिन्यूएशन में उसी रेंज में रखेंगे जिससे कंटिन्यूएशन में हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो जनरेट होते रहे, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कंडीशन क्या करती है, टोटल हमको क्लियर करती है कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह की कैपेसिटी के थ्रू आप प्राइस किस तरीके से रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, प्रोडक्शन भी आपका इस तरह से हो कि कॉस्ट कम से कम हो, डिमांड कंटिन्यूएशन में बने रहें और उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें और जो कंपटीशन है उसको आसानी से क्या कर सकें, फेस कर सकें। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मींस जो परफेक्ट कंपटीशन रहता है उसमें इकोनॉमिक वेलफेयर की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या रहता है, अच्छा रहता है, प्राइस कम रहती है, प्लस इसमें क्या किया जाता है, कस्टमर को की ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होती है। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन की कंडीशन है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, प्राइस में भी कस्टमर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, खुद के प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस दिया रहता है, प्लस इसमें क्या रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में है बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और ये बर्डन फिर किस पे डाल दिया जाता है, जो कस्टमर है उन पे डाल दिया जाता है। इनोवेशन एंड रिसर्च, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन एंड रिसर्च नहीं होता है, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें कंटिन्यूएशन में इनोवेशन और रिसर्च किया जाता है, कंटिन्यूएशन में नए नए तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है, जिससे कंटिन्यूएशन में आप मार्केट में अपनी मोनोपोली कंडीशन बनाए रख सकें। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी हमने कंपेयर किससे किया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का परफेक्ट
कंपटीशन से। अब हम उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, मोनोपोली। मोनोपोली में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि दोनों में जो कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की, उसमें क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। दोनों में ही जो आपका डिमांड कर्व है और जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो किस तरफ जाता है, राइट साइड की ओर इसका कहना चाहिए जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो रेट है उसकी कंडीशन का एनालिसिस किया जाता है। ये सब क्या है इसमें, सिमिलैरिटी। अब डिससिमिलैरिटीज़ इसमें क्या है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंडीशन होती है उसमें टोटली एक ही कहना चाहिए फर्म होती है, और यही फर्म टोटली क्या होती है, इंडस्ट्री भी होती है। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें क्या होते हैं, फर्म ज़्यादा होते हैं लेकिन इंडस्ट्री एक ही तरह की होती है, मींस इसमें ग्रुप होते हैं, जबकि मोनोपोली में ग्रुप नहीं होते हैं, एक सिंगल फर्म बस होती है। प्लस जो मोनोपोली की कंडीशन में होती है उसके आसपास में ठीक वैसा ही प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना पाता, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि आकार, डिज़ाइन, पैकिंग सब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और लेकिन एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। टोटली चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं। जबकि मोनोपोली में आपको उस तरह का कोई भी कंडीशन अराइज नहीं होता है। जो मोनोपोली है उसमें आपको अलग से सेलिंग कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको सेलिंग कॉस्ट ऐड होता है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मोनोपोली की कंडीशन टोटली अलग है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कंडीशन क्या है, अलग है। मीन्स जब मोनोपोली की कंडीशन रहती है तो उसमें क्या रहता है कि एक लॉन्ग टर्म तक आपको क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जबकि जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपको क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी है, कंटिन्यूशन में आपको मार्केट भी कैप्चर करना है, मार्केट में टिके भी रहना है। इसलिए इस कंडीशन के कारण यहाँ पे क्या रहता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस रहता है। इस तरह से सारी कंडीशन अलग अलग हैं, सबका अपना अपना बेनिफिट है, और मेनली जो कंडीशन है मार्केट की वो कभी भी टोटली ना पूरी मोनोपोली की होती है और ना ही टोटली पूरी जो होती है फुल कंपटीशन की होती है। इसलिए मेन जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की या फिर आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये आपका क्या था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू।